हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जो है एक बार पुनः इस रैंक सूत्र एडु पॉइंट में स्वागत है। तो बताओ कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो एक छोटा सा आप लोगों को काम करना होगा, ठीक है? मेरे बाबू सोना, जो लोग भी हो, ठीक है, इस वीडियो को जो है अपने मित्रों के यहाँ, ठीक है, क्या करो, शेयर कर दो। अपने मित्रों के पास क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि उनको भी जो है कुछ इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आज दूसरे टॉपिक को यानी कि संसाधन और विकास के दूसरी पार्ट को पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ा था उसको एक बार जो पुनः है क्या करिएगा कि इसको एक बार देख लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और क्लास में तो आप लोगों को मिल ही जा रहा है, दोनों जगह आप लोग डाउट कर सकते हैं आराम से। हम लोग पढ़े थे सतत विकास तक, ठीक है। कहाँ तक पढ़े थे? सतत विकास तक जो है हम लोग पढ़े थे। देखो भाई, सतत विकास कहाँ है? सतत विकास हो गया था ना ये, सतत विकास, ठीक है। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको आगे क्या है। ये रहा, ठीक है। कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे आप लोग। हेडिंग कीजिएगा संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। किस प्रकार से जो है हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं उसी पर जो है बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, संसाधनों का संरक्षण, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि संसाधनों को जो है फालतू में बर्बाद नहीं करना है, उसका सोच समझ करके इस्तेमाल करना है, वही संसाधन का संरक्षण करना है। संसाधन को बचा करके रखना है, फालतू को उसको खर्च नहीं करना है। अगर गांधी जी के विचार को देखा जाए, यहाँ से देखिए गांधी जी दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। गांधी जी के अगर विचार को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। इस देश में जो है मनुष्यों को आवश्यकता को पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत से संसाधन हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। यानी कि पेट भरने के लिए है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं है, ठीक है। और जानते हैं गांधी जी के बारे में, गांधी जी जो है वो मशीनों के उपयोग को जो है ज़्यादा नहीं मानते थे। उनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम में मशीनों का उपयोग ज़्यादा न किया जाए, आदमियों से ही काम करवाया जाए। उसके पीछे कारण ये है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिएगा, गांधी जी मशीनों द्वारा बहुत बड़े स्तर पर उत्पादक के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का जो है उपयोग किया जाए। उसके पीछे कारण क्या था? वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग काम करें। जब अधिक से अधिक लोग काम करेंगे तो उससे क्या होगा? रोजगार अधिक मिलेगा, कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा होगी, समाज में समानता और संतुलन बना रहेगा, जिससे क्या होगा? विकास होगा। इसीलिए जो है मशीनों के प्रयोग को इन्होंने नकारा था। कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों का प्रयोग किया जाए, उन्हीं से काम करवाया जाए, मशीनों का अत्यधिक प्रयोग न किया जाए। और देख लीजिए, आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़े। भू संसाधन क्या है? अगला लिखिएगा, भू संसाधन, ठीक है। भू संसाधन क्या है? भू मतलब आप लोग को पता होगा, भूमि, ठीक है।
यानी कि भूमि पर जो है किस प्रकार के संसाधन का उपयोग किया था वही है। देखिएगा, हम जमीन पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और अपनी सारी गतिविधियों को इसी जमीन पर करते हैं। और वो गतिविधियां होती क्या है, क्या है, खेती, मकान, सड़कें, उद्योग, इन सभी का निर्माण हम लोग कहाँ करते हैं, जमीन पर ही करते हैं। खेती को करते हैं, मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं। तो ये सब कुछ जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, हम सब करते हैं किस पे, इस पृथ्वी पर। इसीलिए भूमि एक बहुत बड़ी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और क्या चीज़ है, भूमि सीमित है। क्या है, भूमि सीमित है, इसलिए इसका उपयोग बहुत सोच समझ करके करना है। ठीक है, अगर देखेंगे भारत का भौगोलिक ढांचा, यानी कि भारत की जमीन कैसी है, कितने प्रतिशत भाग पर क्या क्या है, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आंकड़ा 43% जो भाग है वह मैदानी भाग है। ठीक है, कितना, 43% जो भाग है यह मैदानी भाग है, यानी कि यह जो है हिस्सा समतल है, जहाँ आसानी से खेती होती है और उद्योग लगाए जाते हैं। 43% भाग पर खेती होती है और इसी पर जो है उद्योग को भी लगाया जाता है। पहाड़ों की बात किया जाए तो 30% भाग पर जो है पहाड़ हैं, यहाँ से साल भर बहने वाली नदियाँ निकलती हैं और यह पर्यटन यानी कि घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। पठार की बात कर दिया जाए, पठार की, तो पठार में देखेंगे हम लोग कि इसका जो हिस्सा है वो 27% है। इस पथरीले हिस्से में देश के सबसे ज़्यादा खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सब जो है जंगलों का भंडार इसमें पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 27% क्या है, पठार है, 30% क्या है, पहाड़ है, और 43% क्या है, मैदान है। ठीक है, इस भू संसाधन को भी हम लोग क्या किए, जान गए। ठीक है, भू संसाधन पूछा जाएगा कि भू संसाधन कहते किसे हैं, तो इतनी सी बातों को अगर आप लोगों ने लिख दिया तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पे अगली हेडिंग आप लोग कीजिएगा कि भूमि की मुख्य विशेषताएं क्या है। भूमि की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो भूमि की मुख्य विशेषताएं अगर देखेंगे तो भूमि जो है एक सीमित क्षेत्र है। क्या है, पहला पहला कीजिएगा, सीमित क्षेत्र। अब देखिएगा, जमीन को जो है घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। जमीन को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। इंसान केवल इसके रूप को बदल देता है। जैसे जंगल को काट करके क्या बना देता है, खेत बना देता है। ये जंगल था, इस जंगल को काट करके क्या बना दिया, खेत बना दिया। ठीक है, दूसरे की बात किया जाए, भूमि की मुख्य विशेषता दूसरी क्या है, तो प्रकृति द्वारा हमको मुफ्त में जो है यह मिला उपहार है। जमीन को इंसान ने नहीं बनाया, यह हमें प्रकृति से कैसे मिली है, मुफ्त में मिली है। तीसरा, अविनाशी गुण है। जमीन को पूरी तरह खत्म या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है, अविनाशी गुण है, यानी कि जमीन को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, केवल इसकी उपजाऊ शक्ति को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बात करेंगे चौथी इसकी विशेषता क्या है, तो चौथे विशेषता की बात किया जाए, यह अचल है, गतिशील अवस्था में नहीं है। जमीन एक जगह से दूसरी जगह उठकर या बहकर नहीं जा सकती है। अब पांचवें की बात किया जाएगा, विविधता। देखिए ऐसा क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि
भूमि की जो है मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भूमि की मुख्य विशेषताएं क्या लिखेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है एक एक पॉइंट का जो है बहुत बढ़िया नोट बनाइए। सिर्फ आपके माइंड में अगर वो शब्द हैं, ठीक है, तो आप खूब आराम से लिख लोगे। अगर नहीं रहेगा ना तब नहीं लिख पाओगे, ठीक है। विविधता, ठीक है, तो इसकी मिट्टी में भी विविधता है। भारत के पूरे क्षेत्र को देखोगे तो कहीं पर काली मिट्टी, कहीं पर बंजर मिट्टी, कहीं पर जो है रेतीली मिट्टी है, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी है इस धरा पर, इस भूमि पर, इसलिए इसमें क्या पाई जा रही है, विविधता पाई जाती है। तो ये तीसरी, इसके पांचवी जो है इसकी विशेषता हो जाएगी। छठवें की बात किया जाए, बहुउपयोगी। जो भूमि है यह कैसी है, बहुउपयोगी है। इसलिए यह बहुउपयोगी हो रही है कि एक ही भूमि पर, एक ही जमीन पर खेती भी कर सकते हैं, इसी पर मकान भी बना सकते हैं, और आवश्यकता लगी तो वहाँ पर हम फैक्ट्री का भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही उपयोगी है, यानी कि बहुउपयोगी है। बहु मतलब अधिक उपयोगी है, अधिक काम भी कर सकते हैं उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि उपयोगिता के प्रतिरूप, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है। भारत में भूमि उपयोगिता के प्रतिरूप, अगर भारत के पूरे विस्तार की बात किया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हमारे पास केवल 92.2% हिस्से के ही आंकड़े उपलब्ध है। 100% आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कितना परसेंट आंकड़ा उपलब्ध है, 92.2% ही केवल क्या है, आंकड़ा उपलब्ध है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सबको अगर देखा जाए, क्योंकि असम के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान चीन के कब्जे वाले कश्मीर का पूरा सर्वे नहीं हो पाया है, जिस पर चाइना ने, पाकिस्तान ने, ठीक है, कब्जा किया है, उस हिस्से का सर्वे नहीं हो पाया है। इसलिए हमारे पास कितना है, 92.2% है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे भूमि उपयोग के प्रकार, तो कितने पर खेती की जाती है, ये सारे चीजों को आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। हो गया। अब यहां पे ये वाला आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे है, भूमि उपयोग को तय करने वाले कारक क्या हैं। भूमि उपयोग को तय करने वाले कारक, हेडिंग कर लीजिएगा, लिखिएगा इसमें, जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा यह दो चीजों पर निर्भर करता है। जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है यह दो चीजों पर निर्भर करता है। एक भौतिक कारण होता है और एक मानवीय कारक होता है, ठीक है। वहां पर देखेंगे हम लोग जलवायु, यानी कि अगर मौसम वहां का कैसा है, ठीक है, वहां की मिट्टी कैसी है, जमीन ढालू है या समतल है, ये सब जो है उसका भौतिक कारण है जो हमको दिखाई देता है। क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। मानवीय कारक की बात किया जाए तो मानवों के द्वारा जो है यहाँ पे क्या है, जनसंख्या है, तकनीकी है, संस्कृति है, ठीक है। इसके आधार पर किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा से फैक्ट को जानते रहिए, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे बता दूंगा कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो है देखेंगे, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। भारत में भूमि का वर्गीकरण, हेडिंग कीजिएगा, भारत में भूमि का वर्गीकरण, कैसे कैसे इसका वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो दो प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले यहीं से पहले देख लेते हैं, चलिए दो प्रकार के भी नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी को देखते हैं, ठीक है। वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग तो वन भूमि, ठीक है,
यानी कि कितना वन है, इस भारत की भूमि पर जो है कितना वन है उसी की बात किया जा रहा है। तो वन भूमि हेडिंग कर लीजिएगा। इसमें आप लोग लिखिएगा, भारत में फिलहाल लगभग 21 से 23% भाग पर ही क्या है, वन है। कितने परसेंट पर है बाबू, याद रखना 21 से 23% भाग पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकिन राष्ट्रीय मैंने शिक्षा नीति बोला क्या, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए देश के कम से कम 33% भाग पर जंगल होना चाहिए। है कितना हमारे यहाँ, 21 से 23% भाग पर ही वन है, लेकिन होना कितना चाहिए, 33% भाग पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब कृषि के अनुपात के क्षेत्र में देखा जाए तो यहां पर देखिएगा क्या है, कृषि के लिए अनुबंधन भूमि, चारागाह भूमि और बंजर या गैर कृषि भूमि। देखिए यहां पे क्या है, चारागाह भूमि में जहां पशु चरते हैं, जहां पर पशु क्या होते हैं, चरते हैं, वह जमीन जो होती है वह ग्राम पंचायत या सरकार के हक में होती है, उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बंजर भूमि की बात किया जाए, बंजर शब्द से ही आपको पता चलता होगा कि यह जमीन खेती लायक नहीं होती, खेती करने के लायक नहीं होती है। ठीक है, और इसको देखा जाए तो यह 24% भाग पर है। परती भूमि, देखो परती, आप लोग भी देखे होगे, कहते हो कि फलाने का खेत परती है। अगर वास्तव में देखोगे ना, परती का मतलब होता क्या है, परती क्यों छोड़ा जाता है, तो उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखो कैसे है, क्या होता है कि किसान जब देखता है कि इसकी उर्वरता, खेत की उर्वरता सही नहीं है, तो वह क्या करेगा कि 2 से 3 वर्ष के लिए उसको एकदम वैसे ही छोड़ देगा, उस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं करेगा, जिसके कारण उस मिट्टी में क्या होगी कि 2-3 साल में जो है इसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। तो यही है परती भूमि। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब हरियाणा में लगभग 80% खेती होती है, सबसे मतलब ज़्यादा खेती होती है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ करते हैं, तो पंजाब के 80% भाग पर सबसे ज़्यादा खेती हो पाती है, और सबसे कम खेती कहाँ पे होती है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में जैसे लगभग मात्र 10% भाग पर ही खेती होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि पंजाब हरियाणा के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर खेती होती है, तो बताएंगे 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्रों में सिर्फ 10% क्षेत्र पर खेती होती है। उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। इसमें बस समझना है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, बस समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भूमि निम्नीकरण, हेडिंग कर लीजिएगा, भूमि निम्नीकरण। देखिए यहाँ पर जो है, जो भी चीज़ें हैं इसमें, इस पीडीएफ में, इसमें सबसे ज़्यादा समझाने की चीज़ें हैं। इसको नोट बनाओगे ना, खूब आराम से समझ लोगे कि कैसे क्या है। ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखोगे। अगर समझे नहीं रहोगे ना बाबू, अगर केवल सिर्फ लिखवा दिया जाए, तुमको पूरा किताब ही छपवा दिया जाए, तो उसको तुम नहीं समझ पाओगे सही से। ठीक है, चलिएगा, भूमि निम्नीकरण क्या है। ठीक है, याद लिखिएगा इसमें, भूमि निम्नीकरण अगर देखा जाए, इसकी परिभाषा को
मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और वह खेती या अन्य कामों के लायक नहीं रहती है तो इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी कि भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जमीन का खराब हो जाना। सीधी बात, हेडिंग कर लीजिएगा, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक कारणों से जब जमीन की उर्वरता शक्ति यानी कि उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाए और खेती करने के लायक न रह जाए तो उसे ही कहते हैं भूमि निम्नीकरण। ठीक है, अगर देखा जाए इतनी कितनी परसेंट में जो है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है भूमि निम्नीकरण पाया जाता है तो 13 करोड़ हेक्टेयर इस पर खेती नहीं हो पाती है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है खेती नहीं हो पाती है, जो किसका उदाहरण है? भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है। इस आंकड़े को याद रखना हो तो याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा निम्नीकरण यानी कि निम्नीकृत भूमि के प्रमुख कारण क्या है, खराब होने के कारण क्या है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 28% जो भाग है वह कहाँ आता है? वनों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वनों के अंतर्गत आता है, जिसके कारण हम खेती नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण क्या है? जल अपर्दन के कारण। जल अपर्दन, जल का जब बहाव होता है तो मिट्टियों का वो अपर्दन कर देता है, जिसके कारण वहां पर खेती नहीं हो पाती। इन पहाड़ी क्षेत्रों को देख लो। और बाकी हिस्सा देखेंगे लवणीय और क्षारीय, जो मिट्टी होती है उसके गुण होते हैं लवणीय और क्षारीय। इस कंडीशन में जो है फसल नहीं उगती है। देख रहे हैं जमीन जो है यहाँ पे आपको इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि यहाँ पर जो मिट्टी है इसमें लवणता ज़्यादा हो गई है। आपको नमक दिखाई दे रहा होगा, सफ़ेद परत दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता है। तो इस कंडीशन में भी यह क्या है? यही है भूमि निम्नीकरण। ठीक है, क्या है? भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? भूमि खराब क्यों हो रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। उसके भूमि की आपके दिमाग में चला होगा ना कि सर आपने बताया कि जो भूमि खराब हो जाती है उसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। किसके द्वारा? मानवीय गतिविधि के द्वारा या प्रकृति के द्वारा? तो सर बताइए इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो अगर ज़्यादा खनन कर दिया जाए, खनन और उत्खनन किया जाए, ठीक है, तो वहाँ की भूमि की उर्वरता शक्ति क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इससे उड़ने वाला जो धूल होता है वह जा कर के ज़मीन की परतों पर बैठ जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह भूमि जो है श्वास नहीं ले पाती है। ठीक है, निस्पंदन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह जो है देखिएगा, यह देखेंगे कौन सा राज्य है तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो है खनन के कारण खराब हुई है भूमि। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, खदानों को खोदने के बाद उन्हें ऐसे ही खुला और गहरा छोड़ दिया जाता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, वो भी कारण है। अतिचारण, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है? गाय भैंसों और बकरियों के द्वारा जरूरत से ज़्यादा घास चरने से मिट्टी की ऊपरी परत ढीली होकर के उड़ जाती है। क्या है कि जब उनके खुर पड़ते हैं तो वहाँ पर जो है मिट्टी को काटते हैं, थोड़ी जो है वो जब हवा बहती है तो उसके माध्यम से भी उड़ के चले जाते हैं। इसके माध्यम से जो ऊपर की जो मिट्टी होती है उपजाऊ वो भी खत्म हो जाती है। अत्यधिक सिंचाई, खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरने से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि क्या होती है? बंजर हो जाती है। ज़्यादा पानी खेत में लगा देने से खेत क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। औद्योगिकरण होए, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, कचरा जब जमीन पर फैल
मतलब फेंका जाता है तो मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि जब कचरा होता है फेंकते हैं तो मैं कहाँ हूँ कि स्पंदन नहीं कर पाता है, ठीक है, सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। इसमें लिखा भी गया है, देखिएगा। सीमेंट उद्योग का असर। सीमेंट उद्योग में जब चूना पत्थर को पीसा जाता है तो उससे बहुत भारी मात्रा में धूल उड़ती है। यह धूल जब जमीन पर जम जाती है तो मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती, ठीक है। निम्नीकरण का पता चल गया क्या कारण है, भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि खराब क्यों होती है उसका कारण है यह, निबंध में भी लिखने में काम आएगा। भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय सबसे ज़्यादा, अब जो खराब हो रहे थे भूमि उसको क्या किया जाए, सबसे पहले वन रोपण, अधिक से अधिक मात्रा में वनों को लगाया जाए। चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशुओं को चराने के लिए एक निश्चित क्षेत्र का क्या किया जाए, चयन किया जाए, बनाया जाए कि इतने में ही पशु चरेंगे। रक्षक मेखला, खेतों के किनारों पर कतार में पेड़ लगाना जिससे तेज हवा जो है मिट्टी को न उड़ा। जैसे खेत आप लोगों का खेत होगा तो कहने का तात्पर्य कि खेत के चारों तरफ जो है पौधे लगा दिए जाए। पौधे लगा देने से क्या होगा कि जब हवा का झोंका उसमें जाएगा तो अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके वह नहीं ले करके जा पाएगा, ऐसे करा है। फिर कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, ठीक है, यानी कि जो रेतीले स्थान है, जो बलुई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है कांटेदार झाड़ियों को लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो जो है मिट्टी को, देख लीजिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है, रेतीले टीलों को एक जगह जो है क्या करता है, यह रोके रखता है, ठीक है। और कचरा प्रबंधन, कचरा जो है कम निकाला जाए, ठीक है। भारत में भूमि सुधार, देखो भूमि सुधार यानी कि जो निम्नीकरण था, भूमि निम्नीकरण, ठीक है, अब उसी में कैसे सुधार करेंगे तो वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो है भारत में भूमि सुधार यानी कि जो भूमि खराब हो गई है, क्या हो गई है, खराब हो गई है। चलिए देखते हैं, बंजर या खराब हो चुकी भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया को ही भूमि सुधार कहते हैं। भूमि में सुधार करना है, क्या करना है, भूमि में सुधार करना है। अगर खराब हो गई है तो उसी को सही करना है, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो बंजर भूमि है उसको क्या बनाना है, उपजाऊ बनाना है। मिट्टी की पीएच क्षमता को सही करना, यानी कि देखो यहाँ पे पीएच मान होता है, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। तो मिट्टी में भी अम्लता और क्षारीयता के गुण पाए जाते हैं। अगर ज़्यादा अम्लीयता हो जाएगा तो भी समस्या है, ज़्यादा क्षारीय हो जाएगी मिट्टी तो भी समस्या है। तो इसी को जो है सही रखने के लिए जो है इसी की जांच उच कराया जाता है, ठीक है ना, इसी को सही रखना है, ठीक है। ये तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना, देख लो एक बार, कुछ भी नहीं करना है। बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम, बंजर और अनुपजाऊ भूमि को वैज्ञानिक तरीके से सुधार कर उत्पादक बनाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना है। रेगिस्तानी भूमि की जो क्षेत्र है वहाँ पे कटीली झाड़ियों को सबसे ज़्यादा लगाना है, ठीक है। और जो लवणीय है, जो क्षारीय है और लवणीय है, उन्हीं सब मिट्टी में जो है जिप्सम और चूने का प्रयोग करके उसको भी उपजाऊ बनाना है। यही बातें हैं। अब देखिएगा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, मिट्टी, ठीक है। भूमि को देखा है, अब हम लोग मिट्टी को देखेंगे। मिट्टी क्या है और यह कैसे बनती है, मिट्टी क्या है और यह कैसे बनती है। चलिएगा एकदम ध्यान से, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट समझिए उतना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा बाबू, ठीक है। पढ़ा जाए, चलिएगा। मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, सबसे पहले परिभाषा लिखिए। पृथ्वी की ऊपरी परत,
जो चट्टानों के टूटने फूटने, पेड़ पौधों और जीवों के सड़ने गलने से बनती है, उसे ही मिट्टी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक परत होती है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे मिट्टी के कण आपको दिखाई देते हैं, जो कण होते हैं वही मिट्टी कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपरी परत, पृथ्वी के जो सबसे ऊपर जो परत होती है, जो किससे बनी होती है? छोटे छोटे चट्टानों से, छोटे छोटे पेड़ पौधों के जीवाश्मों से, यानी कि उनके सड़ने गलने से बनी होती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? मिट्टी कह देते हैं। मिट्टी के अध्ययन को, अगला पॉइंट, मिट्टी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। देख रहे ना, ये अध्ययन कर रहे हैं, मिट्टी का क्या कर रहे हैं? लैब में अध्ययन कर रहे हैं, तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अगर देखा जाए ICAR क्या है? ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR नाम लिख लीजिएगा। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने जो है भारत में 8 प्रकार के मिट्टियों को बताया। पूछा जाएगा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो कहेंगे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो सबसे पहले 8 का नाम लिखिएगा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कछारीय मिट्टी और पीठ एवं दलदली मिट्टी। परसेंटेज को भी देख लीजिएगा, कितने कितने प्रतिशत भाग पर जो है यह मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताओगे आप? ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। कौन कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, लैटेराइट, ये सभी की सभी क्या हैं? मिट्टी के प्रकार हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। दिख रहा होगा आप लोगों को? जलोढ़ मृदा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से यहां पर जलोढ़ मृदा को। ये जो जलोढ़ मृदा आप लोग देख रहे हो, यह कैसे बनती है? तो यहां पे दिखाया गया है, परिभाषा लिख लीजिए पहले, फिर समझाता हूं। नदियों पहाड़ों से चट्टानों को तोड़कर अपने साथ बहा कर लाती है और मैदानों में आकर गति धीमी होने पर इसे जमा कर देती है। इसी जमा हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पहाड़ होता है, पहाड़ से नदियां प्रवाहित होती हैं। देखिए ये पहाड़ है और इसी पहाड़ से नदी निकल रही है। तो जो पहाड़ है, जब नदी निकल रही है तो पहाड़ों को काट करके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को बहा करके लेकर के आती है। उसकी भी सहायक नदियां होती हैं, कोई जो है मैदानी भाग से आती है, कोई कहीं से आती है, तो वो सब अपने साथ जो है सभी कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि चीज़ों को बहा करके लाते हैं, जब वो उसमें एक नदी में आके मिल जाते हैं। अब नदी अपने साथ उस मिट्टी जो गाद थे, ठीक है, उसी को लेकर के बहती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। जहाँ पर उसकी गति कम होती है वहाँ पर उस मिट्टी को क्या कर देती है? छोड़ देती है, और वही मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है या जलोढ़ मृदा कहलाती है। देख रहे ना, इसको लेकर के आ रही है और यहाँ पे नदी जो है इस किनारों पर इसको क्या कर रही है? छोड़ रही है। ठीक है ना, इसलिए यह जलोढ़ मृदा हो गई है। ठीक है ना। अब नदी जो है अपने साथ क्या क्या लेकर के आती है? देखिएगा, नदी अपने साथ बालू को लेकर के आती है, गाद होते हैं,
बालू से भी छोटे कण होते हैं, बालू से भी क्या होते हैं, छोटे कण होते हैं। सिल्ट यह जो है एकदम बारीक कण होता है जो पानी के साथ आसानी से बहता है। चिकनी मिट्टी और बजरी, ठीक है, इन सभी चीजों को जो है नदी अपने साथ बहा करके लेकर के आती है। अब देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जलोढ़ मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो हिमालयी नदियां हैं, सबसे पहले तो उसको देखिए। जो हिमालयी नदियां, यानी कि अगर इसकी हम बात करें, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये सब, ये इस क्षेत्रों का निर्माण नदियों ने किया है। वही अपने साथ मिट्टी को लेकर के आई और यहाँ पे जो है उन मिट्टियों को छोड़ करके वहाँ पे इसको पाट दी और पाटने के बाद इन क्षेत्रों का निर्माण की, तो यह जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। ठीक है, नदियाँ जो है इन तटों पर भी जो है जल निक्षेपण की, जल को छोड़ी तो अपने साथ जो है कणों को लेकर के आई, तो यहाँ पर भी बनी। ठीक है, कह सकते हैं हम गंगा से लेकर के ब्रह्मपुत्र मैदान के तट तक जो है, या सिंधु से लेकर के, जो यहाँ से सिंधु ऐसा नदी प्रवाहित होती है, सिंधु से लेकर के जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है यह मैदानी क्षेत्र है। क्या कहेंगे, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र कहलाता है। और तटों पर भी जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ तक पाई जा रही है, यानी कि सिंधु नदी कहेंगे, सिंधु से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र कहेंगे, और इसी के साथ साथ जो है तटों पर पाई जा रही है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ठीक है, चलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, भारतीय मृदाओं में किस तत्व की मात्रा पाई जाती है और किसकी नहीं पाई जाती है। तो भारतीय मिट्टियों में जो है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमस, इन तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है। तीन चीज़ नहीं पाई जाते हैं, क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, तीन चीज़ें जो है भारतीय मिट्टी में नहीं पाई जाती हैं। वही अगर इसमें देखा जाए तो पोटास और चूना की जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है, हो गया। अब लिखिएगा जलोढ़ मृदा के प्रकार। क्या लिखेंगे, जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा लिखिएगा, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन है, एक होती है बांगर मिट्टी, एक होती है खादर मिट्टी। क्या होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। अब ध्यान से सब देखिएगा इसी चित्र के माध्यम से। जब नदी जो है मिट्टी को लेकर के आती है, जैसे गंगा के क्षेत्र को देखिए, आप गंगा जी को घूमने गए होंगे, तो क्या होता है कि गंगा जी जो है अपने साथ मिट्टी, बालू आदि चीज़ों को लेकर के आती हैं। ठीक, तो क्या है कि वो अपने मिट्टी को छोड़ती हुई किनारों पर जाती हैं, और धीरे धीरे देखेंगे तो उनका पानी जो है कम होता जाता है, तो हमको पता चलता है जब हम उस पर चलते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जितना ही नदी के पास हम लोग जाएंगे वो सब नई मिट्टियों से बना होगा, तो जो पास होगा, एकदम पानी के पास होगा, वह खादर मिट्टी कहलाएगा। और जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे, उस नदी से आगे की तरफ ऊंचाई पर बढ़ते हुए जाएंगे, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, वही बांगर कहलाएगा। तो जो एकदम नदी के समीप है वह खादर है, और नदी के थोड़ी सी ऊंचाई पर दूरी पर है वह बांगर कहलाएगी। ठीक है, और जो खादर होता है, थोड़ी सी भी पानी बढ़ती है, बाढ़ आता है, तो उस पे जो है फिर से मिट्टी जम जाता है, वो सब खादर कहलाते हैं। और जहाँ पर जल यानी कि बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है वह बांगर होता है, वो पुरानी मिट्टी होती है। पुरानी मिट्टी बांगर, नई मिट्टी खादर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे होंगे। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसकी अपेक्षा यह कम उपजाऊ होती है। इसमें कौन कौन सी फसल होता है जलोढ़ मृदा में,
धान की खेती की जाती है, गेहूं की जाती है, गन्ना, मक्का, इन सब की जो है खेती की जाती है। हम लोग देखते हैं अपने यहाँ, तो हम लोग अपने क्षेत्रों में जो है इसको उगाते हैं। ऐसा करिएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए जो है मिट्टी के चैप्टर को, पूरा मिट्टी के चैप्टर को जो है अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, समाप्त करूँगा। ठीक है, इस चैप्टर के 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तीनों को हम लोगों ने देखा। एक संसाधन को हम लोगों ने समझा, विकास को समझा, दूसरी भूमि को हम लोगों ने जाना, और तीसरी जो है मिट्टी को हम लोग जो है बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से जो है प्रश्न बनते हैं। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब जितनी मिट्टियां हैं, मिट्टी का एक अलग चैप्टर होगा जिसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से एक एक गुजारिश है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर कोई कहीं पर भी आपको समस्या दिखाई दे रही है तो उसको ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसमें क्या कर सकूं, सुधार कर सकूं, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे सकूं। ठीक है, राधे राधे।